अगर हम अपने आसपास देखें तो जीवों की दुनिया मतलब किसी अजूबे से कम नहीं है। बिल्कुल। एक नन्ही सी चींटी से लेकर समंदर में तैरती विशाल व्हेल तक लाखों तरह के प्राणी हैं। और हमारे स्रोत तो बताते हैं कि वैज्ञानिक अब तक 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों की पहचान कर चुके हैं। 10 लाख, और न जाने कितनी अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। तो आज हम इसी विशाल और उलझे हुए संसार की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि वैज्ञानिक इस बेहिसाब विविधता को किस तरह व्यवस्थित करते हैं, एक सिस्टम में रखते हैं। हाँ, एक सिस्टम में। आखिर एक स्पंज, एक केंचुए और एक तितली में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं जो उन्हें अलग अलग खानों में रखा जाता है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानवर को जानवर क्या बनाता है, एकदम शुरुआत से। एक जानवर की बनावट का खाका कैसे तैयार होता है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और ये सवाल ही आप कह सकते हैं वर्गीकरण का मूल आधार है। प्राणियों को समझने के लिए वैज्ञानिक सबसे पहले उनकी बनावट की सबसे बुनियादी इकाई को देखते हैं। मतलब कोशिकाएं? बिल्कुल। उनकी कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित है, इसे संगठन का स्तर कहते हैं। यूं तो सभी प्राणी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन हर किसी में कोशिकाओं की टीम एक जैसा काम नहीं करती। मतलब सिर्फ कोशिकाओं का एक झुंड बना देना ही काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे सरल बनावट है कोशिकीय स्तर की। सोचिए, आपने बस कुछ कोशिकाओं को एक साथ रख दिया है। ठीक है। उनके बीच कोई खास तालमेल नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम बटा हुआ है। यही है स्पंज, यानी संघ पोरिफेरा। अच्छा, तो ये जानवर होने का सबसे सरल तरीका है। कोई दिमाग नहीं, कोई नसें नहीं, बस एक साथ काम करती हुई कोशिकाएं। ठीक है, तो ये हुआ सबसे बेसिक मॉडल। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे एक कदम आगे है ऊतक स्तर। यहाँ एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक टीम बनाती हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। और वो एक खास काम करती है? सही। जैसे निडेरिया संघ के प्राणी, हाइड्रा या जेलीफिश, उनमें पाचन या महसूस करने के लिए विशेष ऊतक होते हैं। और फिर ऊतक से अंग बनते होंगे? हाँ, जब ये ऊतक मिलकर और भी बड़ा काम करते हैं तो अंग बनते हैं, जैसा कि चपटे कृमियों में होता है। और सबसे ऊंचा स्तर है अंग तंत्र का, जहाँ कई अंग मिलकर एक पूरी प्रणाली बनाते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। बिल्कुल। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि एक चपटे कृमि में भी अंग तंत्र होता है और हम इंसानों में भी। लेकिन क्या ये दोनों तंत्र एक ही लेवल के होते हैं या इसमें भी कोई बुनियादी और उन्नत मॉडल होता है? बिल्कुल, और यही तो वर्गीकरण का एक और स्तर है। जैसे पाचन तंत्र को ही लें, कुछ में ये अपूर्ण होता है। अपूर्ण मतलब भोजन के आने और अपशिष्ट के निकलने का दोनों का एक ही रास्ता है। ये प्लैटीहेल्मिन्थीज में होता है। ओह! वहीं पूर्ण पाचन तंत्र में 2 अलग अलग द्वार होते हैं, मुख और गुदा। ये कहीं ज्यादा कुशल प्रणाली है। और खून के बहाव यानी परिसंचरण तंत्र में भी ऐसा ही कुछ होता होगा? हाँ, वहां भी 2 मॉडल हैं। एक है खुला तंत्र, जिसमें दिल खून को सीधे शरीर की गुहा में फेंक देता है और सारे अंग उसी में नहाते रहते हैं। कीड़े मकोड़ों में जैसा होता है? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है बंद तंत्र, जैसा हम में है, जहाँ खून हमेशा नसों और धमनियों के एक जाल में बंद रहता है। जो ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाने का एक बेहतर तरीका है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कोशिकाओं के संगठित होने से ऊतक और अंग बने, लेकिन जानवर का पूरा बॉडी प्लान या उसकी बनावट भी तो मायने रखती होगी। मेरा मतलब है, एक जेलीफिश और एक इंसान की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। वैज्ञानिक इस अंतर को कैसे वर्गीकृत करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें वर्गीकरण के अगले खूबसूरत आधार पर लाता है, सिमेट्री या सममिति। सिमेट्री? हाँ, यानी किसी जीव के शरीर को कितने बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। सुनने में तो ये ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री जैसा लग रहा है। सबसे पहले है असममित जीव, जैसे ज्यादातर स्पंज। इन्हें आप किसी भी एंगल से काटने की कोशिश करें, आपको 2 एक जैसे हिस्से कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर आती है अरीय सममिति। सोचिए, आप एक गोल केक काट रहे हैं। आप केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा से उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जेलीफिश, टीनोफोर और वयस्क स्टारफिश ऐसे ही होते हैं। अच्छा। ये उन जीवों के लिए फायदेमंद है जो एक जगह रहते हैं या धीरे धीरे चलते हैं,
क्योंकि वे हर दिशा से आने वाले भोजन या खतरे का सामना कर सकते हैं। और तीसरी कौन सी है, जिसमें शायद हम भी आते हैं? वो है द्विपार्श्व सममिति। इसमें शरीर को केवल एक ही काल्पनिक रेखा से दो बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में बांटा जा सकता है, हमारे शरीर की तरह। बिल्कुल। यह सममिति गति से जुड़ी है। इसने सिर के विकास को जन्म दिया, जहां दिमाग और संवेदी अंग एक जगह इकट्ठे हो गए ताकि जीव आगे बढ़ते हुए दुनिया को समझ सके। वाह! मतलब शरीर का डिजाइन ये तय करता है कि कोई जीव दुनिया को कैसे अनुभव करेगा। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किसी जीव के भ्रूणीय विकास में सुना है वहां भी वर्गीकरण के कुछ राज छिपे हैं? बिल्कुल। जब एक प्राणी भ्रूण के रूप में विकसित हो रहा होता है तो उसकी कोशिकाएं कुछ परतों में व्यवस्थित हो जाती हैं। इन्हीं परतों से शरीर के सारे अंग बनते हैं। अच्छा। कुछ प्राणियों में सिर्फ दो परतें होती हैं, एक बाहरी यानी एक्टोडर्म और एक भीतरी यानी एंडोडर्म। इन्हें द्विकोरिक कहते हैं, जैसे सीलेंट्रेट। और हम लोग, हमारे में कितनी परतें होती हैं? हम और दूसरे सभी विकसित प्राणी त्रिकोरिकी हैं। हमारे भ्रूण में इन दो परतों के बीच एक तीसरी मध्य परत भी होती है, और वो है मीजोडर्म। हाँ, मीजोडर्म। और ये मीजोडर्म ही असली गेम चेंजर है। इसी से मांसपेशियां, हड्डियां और ज्यादातर अंग बनते हैं। ओ, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत। और यही मीजोडर्म शरीर की एक और महत्वपूर्ण बनावट को जन्म देता है, शरीर गुहा या प्रगुहा, जिसे अंग्रेजी में सीलोम कहते हैं। सीलोम, ये क्या होता है? ये शरीर की बाहरी दीवार और आहार नली के बीच की खाली जगह है। खाली जगह? ये क्यों जरूरी है? इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक कमरा है। कुछ प्राणी अगुह्य यानी एकुलोमेट होते हैं, जैसे चपटे कृमि। उनका कमरा फर्नीचर से ठसाठस भरा है, अंगों के हिलने डुलने या बढ़ने की कोई जगह नहीं। ठीक है। कुछ कूट गुह्यक यानी सूडोकोलोमेट होते हैं, जैसे गोल कृमि। उनमें खाली जगह तो है, पर उस पर कोई प्लास्टर या लाइनिंग नहीं है, बस बिखरा हुआ सामान है। अच्छा। और फिर आते हैं प्रगुह्य यानी कोलोमेट, जैसे हमारे अंदर एक व्यवस्थित परत वाला कमरा यानी सच्ची गुहा होती है, जिसमें हमारे अंग सुरक्षित रहते हैं और अपनी जगह बदले बिना बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये प्रगुहा अंगों के लिए एक तरह का कुशन और लिविंग स्पेस है। अब समझ आया। तो चलिए इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर देखते हैं कि ये कुछ प्रमुख प्राणी संघों की कहानी कैसे बताते हैं। शुरुआत सबसे सरल वाले संघ पोरीफेरा या स्पंज से करते हैं। स्पंज, जैसा हमने कहा, कोशिकीय स्तर के संगठन वाले सबसे सीधे साधे प्राणी हैं, असममित। लेकिन इनकी सादगी में भी एक कमाल की इंजीनियरिंग है। वो क्या? इनके पास एक अनोखा जल परिवहन तंत्र है। शरीर पर मौजूद हजारों छोटे छोटे छेदों, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, उनसे पानी अंदर आता है और एक बड़े छेद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। ये बहता हुआ पानी ही इनके लिए भोजन और ऑक्सीजन लाता है और अपशिष्ट को बाहर ले जाता है। एक चलता फिरता फिल्टर सिस्टम। स्पंज से आगे बढ़ें तो आते हैं नाइडेरिया, जैसे जेलीफिश और हाइड्रा। इन्होंने क्या नया किया? इन्होंने दो बड़े काम किए। पहला, ऊतक बनाए और दूसरा, एक हथियार का आविष्कार किया। इनकी पहचान है इनकी दंश कोशिकाएं या नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट? हाँ, ये छोटे छोटे हार्पून की तरह होती हैं, जो शिकार को पकड़ने और अपनी रक्षा करने के काम आती हैं। और इनके शरीर के दो रूप होते हैं, एक हाइड्रा जैसा बेलनाकार पॉलिप और दूसरा जेलीफिश जैसा छतरी के आकार का मेड्यूसा। अच्छा, पॉलिप और मेड्यूसा। अगला संघ है टीनोफोर, जिन्हें समुद्री अखरोट भी कहते हैं। इनके बारे में सबसे मजेदार बात क्या है? इनकी दो बातें बहुत दिलचस्प हैं। एक तो इनके शरीर पर कंखियों जैसी 8 पट्टियां होती हैं, कॉम्प्लेट्स। हाँ, कॉम्प्लेट्स, जिनके बाल जैसे हिस्से लगातार चलते रहते हैं और इन्हें पानी में तैराते हैं। लेकिन सबसे शानदार है इनकी जीव संदीप्ति की क्षमता। मतलब? ये चमकते हैं। हाँ, ये अंधेरे समंदर में रोशनी पैदा करते हैं, किसी नियॉन साइन की तरह। वाह! अब आते हैं संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमियों पर। ये द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरक तो हैं, पर अगुहीय हैं। यानी इनके अंदर कोई शरीर गुहा नहीं होती। सही। और कई परिजीवी होते हैं, जैसे फीता कृमि। मैंने सुना है कि इनमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, फ्लेम सेल्स,
ये नाम तो बहुत अजीब है। क्या ये आग से जुड़ी है? अंदर छोटे छोटे बालों का एक गुच्छा लगातार फड़फड़ाता रहता है, जो बिल्कुल किसी मोमबत्ती की लौ की तरह दिखता है। ओह, इसलिए इन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं? हाँ, ये शरीर से गंदगी निकालने का एक बहुत ही शुरुआती फिल्ट्रेशन सिस्टम है। अब बात करते हैं एनेलिडा की। जैसे केंचुआ और जोंक, इनका शरीर तो खंडों में बटा होता है ना? हाँ, और ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। उनके शरीर का खंडों में बंटना लेगों के टुकड़ों से कुछ बनाने जैसा है। ये उन्हें चलने फिरने में जबरदस्त लचीलापन देता है। और हर खंड में कुछ अंगों को दोहराया भी जा सकता है? बिल्कुल, जिससे अगर एक हिस्सा खराब भी हो जाए तो जीव जिंदा रह सकता है। और इनमें पहली बार बंद परिसंचरण तंत्र भी देखने को मिलता है। और अब आते हैं इस ग्रह के असली विजेताओं पर, संघ आर्थ्रोपोडा। हमारे स्रोत कहते हैं कि धरती के 2/3 से ज्यादा ज्ञात जीव इसी संघ में आते हैं। हाँ, ये हर जगह है। अगर कोई भी 3 जानवर उठाएं तो संभावना है कि उनमें से 2 कीड़े मकोड़े ही होंगे। इनकी सफलता का राज क्या है? उनका डिजाइन सोचिए, उन्होंने एक हल्का मजबूत कवच यानी काइटिन का बाह्य कंकाल विकसित किया, जो सुरक्षा भी देता है और सहारा भी। और इनके पैर? हाँ, और साथ ही बनाए संधि युक्त पाद यानी जॉइंटेड लेग्स। ये जोड़ी उन्हें हर माहौल में जमीन, पानी, हवा ढलने की कमाल की क्षमता देती है। वे जबरदस्त अनुकूलनशील हैं। दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। इसमें तो घोंगे जैसे धीरे रेंगने वाले जीव भी हैं और ऑक्टोपस जैसे तेज तर्रार और बुद्धिमान शिकारी भी। ये कैसे संभव है? ये कमाल की बात है। ऊपर से वे बहुत अलग दिखते हैं, पर उनका मूल शारीरिक ढांचा एक ही है। एक कोमल शरीर जिसके ऊपर अक्सर एक कैल्शियम का कवच होता है। और इनके मुंह में वो एक खास अंग होता है, रेड्यूला, जो किसी रेती या सैंडपेपर की तरह काम करता है और भोजन को खुरच कर खाने में मदद करता है। अगला है एकाइनोडर्मेटा, यानी शूल युक्त प्राणी जैसे स्टारफिश। इनके बारे में एक बात मुझे हमेशा उलझाती है। इनके लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है, लेकिन वयस्क होने पर वे अरीय सममिति वाले हो जाते हैं। ये तो विकास में एक कदम पीछे जाने जैसा लगता है। ऐसा क्यों? ये एक बेहतरीन अवलोकन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उनके जीवन जीने के तरीके से जुड़ा है। उनके पूर्वज शायद गतिशील थे, इसलिए लार्वा में द्विपार्श्व सममिति बची रह गई। लेकिन वयस्क तो ज्यादातर एक जगह रहते हैं। हाँ, या बहुत धीरे चलते हैं। तो ऐसी धीमी जिंदगी के लिए अरीय सममिति ज्यादा फायदेमंद है, जहां वे हर तरफ से भोजन और खतरे का पता लगा सकते हैं। और इनमें जल संवहन तंत्र नाम की एक अनूठी प्रणाली होती है, जो ट्यूबनुमा पैरों की मदद से इन्हें चलने और शिकार पकड़ने में मदद करती है। और एक आखिरी समूह है हेमिकॉर्डाटा। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प समूह। ये कृमि जैसे समुद्री जीव हैं, जिन्हें पहले हमारे ही संघ कॉर्डाटा का सदस्य माना जाता था। अच्छा। हाँ, पर अब इन्हें एक अलग संघ में रखा गया है। ये एक तरह की विकासवादी पहेली हैं, जो रज्जुकी और अरज्जुकी के बीच की किसी कड़ी की ओर इशारा करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे संगठन के स्तर, सम्मिति, भ्रूणीय परतें और प्रागुहा जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांत प्राणी जगत की इस विशाल विविधता को एक तार्किक ढांचे में बांटते हैं। ये किसी जानवर को एकदम शुरू से डिजाइन करने जैसा था, एक कोशिकीय झुंड से लेकर एक जटिल कीट तक। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये वर्गीकरण सिर्फ नाम याद रखने का खेल नहीं है। नहीं, ये असल में जीवन के विकास की करोड़ों साल लंबी कहानी को समझने का एक तरीका है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सरल बनावटों से धीरे धीरे जटिल अंग तंत्रों का विकास हुआ। हर संघ इस विकासवादी कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें जीवन ने एक नई चुनौती का एक नया समाधान खोजा। हमारे स्रोत बताते हैं कि पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स यानी रज्जु की समूह की पहचान है वो समूह जिससे हम मनुष्य भी जुड़े हैं। अरज्जुकी जीवों में इतनी अविश्वसनीय विविधता और सफल डिजाइन देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि इस एक साधारण छड़ जैसी संरचना के विकसित होने का ऐसा क्या जबरदस्त विकासवादी लाभ हो सकता था, जिसके कारण डायनासोर से लेकर पक्षियों और हम इंसानों तक सभी कशेरुकियों का उदय हुआ। सोचिए, कॉर्डाटा एक खास क्लब की तरह है और इसकी सदस्यता के लिए आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी हैं, कम से कम जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर तो जरूर। अच्छा, तो क्या हैं ये 3 शर्तें? पहली है पृष्ठरज्जु, मतलब नोटोकॉर्ड। ये शरीर को सहारा देने वाली एक लचीली रॉड जैसी होती है। दूसरी है एक पृष्ठ खोखली तंत्र का रज्जु, जो हमारे नर्वस सिस्टम का शुरुआती खाका हुई।
एकदम सही। और तीसरी है युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र, गले के पास कुछ दरारें जो या तो गलफड़े बनती हैं या कुछ और। तो ये 3 चीजें ही वो सीक्रेट कोड हैं जो कॉर्डेटा क्लब का दरवाजा खोलती हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया के बाकी जानवरों, जिन्हें हम अरज्जुकी कहते हैं, उनका बॉडी प्लान कितना अलग है। स्रोत में एक बड़ी मजेदार तुलना है। जैसे हम कॉर्डेट्स में दिल शरीर के अगले यानी निचले हिस्से में होता है। हाँ, जबकि अर्रज्जुकी में अगर दिल होता भी है तो वो पीठ वाले यानी ऊपरी हिस्से में होता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट ही उलट दिया गया हो। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीठ की तरफ और खोखला है, जबकि उनमें जैसे कीड़ों में वो पेट की तरफ और ठोस होता है। ये मेरा मतलब है कि ये विकास के 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। यहीं पर एक पहेली आती है जो अक्सर लोगों को उलझाती है। स्रोत में एक लाइन है, सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हैं। सुनने में ये थोड़ा घुमावदार लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? होगा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ओके। जो पहले 2 समूह हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, उन्हें मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब पहले कॉर्डेट्स। ये सभी समुद्र में रहते हैं और यही इस पहेली की चाबी हैं। अच्छा, तो ये वो सदस्य हैं जिनके पास क्लब की पूरी मेंबरशिप नहीं है, एक तरह से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। यूरोकॉर्डेटा जैसे एसिडिया बहुत अजीब हैं। जब ये लार्वा होते हैं तो इनकी पूंछ में पृष्ठरज्जु होती है। ये तैरते हैं और एक सच्चे कॉर्डेट जैसे दिखते हैं, लेकिन वयस्क होने पर ये एक जगह चिपक जाते हैं और अपनी पृष्ठरज्जु खो देते हैं। 1 मिनट, ये तो अजीब बात है। कोई अपनी सबसे जरूरी पहचान यानी कॉर्डेट होने का सबूत बड़ा होकर क्यों छोड़ देगा? ये तो विकास में एक कदम पीछे जाने जैसा नहीं लगता? सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब उनके जीने के तरीके में छिपा है। वयस्क असीडिया को तैरने या वो भागने की जरूरत नहीं होती है। वो एक फिल्टर फीडर बन जाता है, जिसे बस एक जगह रहकर खाना छानना है। ऐसे में एक मजबूत रॉड जैसे ढांचे को बनाए रखने में जो ऊर्जा लगती है, उसे बचाना ज्यादा फायदेमंद है। उसने अपनी जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लिया। समझी। और सेफेलोकॉर्डेटा वो क्या करते हैं? सेफेलोकॉर्डेटा जैसे ब्रैंकियोस्टोमा, वो अपने कॉर्डेट होने पर ज्यादा गर्व करते हैं। उनमें वो रॉड जैसी संरचना, पृष्ठरज्जु, सिल से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ती। तो फिर वर्टिब्रेट कौन है? यहीं पे असली अपग्रेड होता है क्या? बिल्कुल। वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी वो प्राणी हैं जिनमें भ्रूण अवस्था में पृष्ठरज्जु होती है, लेकिन जैसे जैसे वे विकसित होते हैं, ये पृष्ठरज्जु हड्डियों या कार्टिलेज से बनी एक मजबूत टुकड़ों में बटी संरचना में बदल जाती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हाँ, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। जैसे किसी इमारत का शुरुआती खाका बाद में मजबूत स्टील के फ्रेम में बदल जाए, बस वैसे ही यही वो अपग्रेड है जो हमें वर्टिब्रेट बनाता है। अच्छा, तो अब पहेली सुलझ गई। हम सब यानी इंसान, मछली, पक्षी वर्टिब्रेट हैं क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, और चूंकि ये पृष्ठरज्जु से ही विकसित हुई है, इसलिए हम कॉर्डेट भी हैं। लेकिन असीडिया जैसे जीव कॉर्डेट तो हैं पर वर्टिब्रेट नहीं, क्योंकि उनमें वो अपग्रेड कभी हुआ ही नहीं। कमाल है। तो रीढ़ की हड्डी आने के बाद विकास की कहानी में अगला बड़ा मोड़ कौन सा आया? अगला बड़ा मोड़ था जबड़े। जबड़े? हाँ, जबड़ों का विकास एक क्रांतिकारी घटना थी। इसने शिकार करने और खाने के पूरे तरीके को ही बदल दिया। यहीं से शिकारी और शिकार के बीच की वो दौड़ शुरू हुई जिसने आज की जानवरों की दुनिया को आकार दिया है। तो पहले जबड़े नहीं थे। स्रोत हमें वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बताते हैं। नाम से ही कुछ प्राचीन सा लगता है। ये बहुत ही प्राचीन और विचित्र जीव हैं। आप इन्हें जीवित जीवाश्म कह सकते हैं। इस वर्ग के सभी सदस्य दूसरी मछलियों पर बाहरी परजीवी के तौर पर रहते हैं। जबड़े ना होने की वजह से इनका मुंह एक गोल चूसक जैसा होता है, जिससे ये मेजबान की त्वचा से चिपककर उसका खून चूसते हैं। तो ये एक तरह के समुद्री वैम्पायर हुए। स्रोत में ये भी बताया गया है कि इनका जीवन चक्र भी बड़ा नाटकीय है। हाँ, बहुत नाटकीय। ये अपना पूरा जीवन समुद्र के खारे पानी में बिताते हैं, लेकिन जब अंडे देने का समय आता है तो ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा करके मीठे पानी की नदियों में जाते हैं। वहां अंडे देने के कुछ ही दिनों बाद ये मर जाते हैं। ओह। हाँ, और फिर इनके लार्वा बड़े होते हैं और वापस समुद्र की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लैम्प्रे इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। और फिर आया जबड़े वाले प्राणी, नैथोस्टोमेटा। यहीं से जानवरों की दुनिया में असली एक्शन शुरू हुआ होगा। सही कहा ना? सही कहा।
जबड़ों के आने से जानवरों को काटने, फाड़ने, चबाने की शक्ति मिली। इसने नए तरह के भोजन के दरवाजे खोल दिए और विकास की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया। और इस क्रांति की शुरुआत हुई पानी के महारथियों से, मतलब मछलियों से। हमारे स्रोत बताते हैं कि मछलियों को भी 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, इस आधार पर कि उनका कंकाल किससे बना हुआ है। पहला है कॉन्ड्रिक्थीस, यानी कार्टिलेज वाली मछलियां। बिल्कुल, इनका अंदरूनी ढांचा, जिसे हम अंतःकंकाल कहते हैं, वो सख्त हड्डी का नहीं बल्कि उपास्थि मतलब कार्टिलेज का बना होता है। ये वही नरम लचीली हड्डी है जो हमारे कान या नाक की नोक पर होती है। शार्क और रे मछलियां इसी समूह में आती हैं। और इनका शरीर तैरने के लिए एकदम परफेक्ट धारा रेखीय होता है, लेकिन इनकी एक बड़ी सीमा है ना, इनमें वायुकोश नहीं होता। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। वायुकोश, उसके ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। वायुकोश एक तरह का अंदरूनी गुब्बारा होता है जिसमें हवा भरकर मछली पानी में अपनी गहराई को नियंत्रित कर सकती है। इसके बिना ये मछलियां पत्थर की तरह डूब जाएंगी। इसलिए शार्क जैसी मछलियों को डूबने से बचने के लिए जिंदगी भर लगातार तैरते रहना पड़ता है। तो इसका मतलब शार्क कभी सो नहीं सकती, या उनका सोना हमारी तरह नहीं होता? वे आराम करती हैं, लेकिन हमारे सोने जैसा नहीं। कुछ शार्क हमेशा धीमी गति से तैरती रहती हैं ताकि पानी उनके गलफड़ों से गुजरता रहे और वे सांस ले सकें। वे लाखों सालों से इस धरती पर हैं, एक तरह की परफेक्ट शिकारी मशीन। स्रोत में कुछ और भी दिलचस्प उदाहरण है, जैसे टॉर्पीडो मछली जिसके पास बिजली के झटके देने वाले अंग हैं। सच में? हाँ, और ट्राइगोन जिसके पास जहरीला डंक है। ये पानी के असली सुपर विलेन है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा वर्ग है ऑस्टिकथीज, यानी हड्डियों वाली मछलियां। ये वही मछलियां हैं जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं, जैसे रोहू, कतला। हाँ, और इनके पास वो क्रांतिकारी आविष्कार है वायुकोश। ये एक सबमरीन के बैलेस्ट टैंक की तरह काम करता है। इसकी मदद से ये बिना तैरे पानी में एक जगह स्थिर रह सकती हैं। इस एक चीज ने इन्हें शार्क के मुकाबले बहुत बड़ा फायदा दिया। अच्छा, कैसे? इन्हें लगातार तैरने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। इससे ये ज्यादा विविध और सफल हो सकें। आज दुनिया में ज्यादातर मछलियां इसी समूह की हैं। इनमें भी कुछ मजेदार किरदार हैं, जैसे उड़न मछली और समुद्री घोड़ा। तो अब तक तो हमने पानी पर राज करने वालों की बात की, लेकिन धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी जमीन अभी भी खाली थी। ये एक बहुत बड़ा मौका था, पर पानी से बाहर निकलना कोई मजाक तो नहीं। इस चुनौती का सामना सबसे पहले किसने किया? ये विकास की कहानी का सबसे बड़ा कदम था, पानी से जमीन पर आना। और ये कदम उठाया था टेट्रापोडा ने, यानी 4 पैरों वाले जीवों ने। इसकी शुरुआत की एम्फीबिया मतलब उभयचर वर्ग ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एम्फी मतलब 2 और बायोज मतलब जीवन। ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। मतलब इनके पास पानी और जमीन दोनों दुनिया का पासपोर्ट था। इनकी त्वचा नम और चिकनी होती है, बिना शल्कों के। स्रोत कहते हैं कि ये अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। ये तो एक सुपर पावर जैसा है। ये एक सुपर पावर भी है और एक मजबूरी भी। त्वचा से सांस लेने की क्षमता उन्हें पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह मदद करती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनकी त्वचा को हमेशा नम रहना चाहिए। अगर वे सूख गए तो वे मर जाएंगे। तो ये एक सीमा भी है। सही बात है। इसीलिए मेंढक और सैलामेंडर जैसे जीव पानी से कभी पूरी तरह नाता नहीं तोड़ पाए। वे जमीन पर तो आ गए, पर उन्हें हमेशा पानी के पास ही रहना पड़ता था। तो वे असली विजेता नहीं थे। जमीन को पूरी तरह किसने जीता? जमीन के असली विजेता थे रेप्टिलिया, मतलब सरीसृप, सांप, छिपकली, कछुए, मगरमच्छ। उन्होंने वो समस्या हल कर ली जिससे उभयचर जूझ रहे थे। उनकी त्वचा सूखी और शल्कों से ढकी होती है, जो एक वाटरप्रूफ जैकेट की तरह काम करती है और शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोकती है। इसी एक अनुकूलन ने उन्हें पानी से दूर जमीन के अंदरूनी हिस्सों को जीतने की आजादी दी। स्रोत में एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है। ज्यादातर सरीसृपों में दिल 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ, जो हमें डायनासोर के समय की याद दिलाते हैं, उनके अंदर भविष्य का ब्लूप्रिंट छिपा था। उनका दिल तो पूरी तरह से 4 कक्षीय होता है, बिल्कुल पक्षियों और हम स्तनधारियों जैसा। ये एक असाधारण बात है। ये हमें दिखाता है कि विकास कोई सीधी रेखा नहीं है। मगरमच्छों के पूर्वजों ने एक ज्यादा कुशल हृदय प्रणाली विकसित कर ली थी, जो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती थी। ये इस बात का संकेत है कि सरीसृपों की एक शाखा आगे चलकर कितनी उन्नत होने वाली थी, जो हमें पक्षियों के रूप में दिखती है। और यहाँ से कहानी हवा में उड़ान भरती है, एवीज यानी पक्षी वर्ग के साथ। पंख होना और उड़ना ही इनकी पहचान है।
उड़ना शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए पक्षियों का शरीर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिन्हें वायवीय कहते हैं, ताकि शरीर हल्का रहे। उनके जबड़े दांतों के बिना चोंच में बदल गए, और सबसे बड़ी बात, वे समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड। इसका क्या मतलब है? समतापी होने से क्या फायदा है? इसका मतलब है कि उनके शरीर का तापमान बाहर के मौसम के साथ नहीं बदलता। वे अंदर से ही अपने शरीर को गर्म रखते हैं। सरीसृप और उभयचर असमतापी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड, इसलिए ठंड में सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन पक्षी सुबह, शाम, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में सक्रिय रह सकते हैं। और आखिर में आता है हमारा अपना वर्ग, मैमेलिया, स्तनधारी। इनकी दो सबसे बड़ी पहचान है शरीर पर बाल और बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां। स्रोत कहता है कि ये बर्फीले ध्रुवों से लेकर तपते रेगिस्तान और गहरे समुद्र तक हर जगह पाए जाते हैं। स्तनधारियों की सफलता का राज उनकी अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता है। और स्तन ग्रंथियां, वो एक क्रांतिकारी विकास था। अब बच्चों को भोजन के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उन्हें अपनी मां से ही सबसे पौष्टिक आहार मिलता था। इससे उनकी शुरुआती जिंदगी में बचने की संभावना बहुत बढ़ गई। ज्यादातर स्तनधारी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा हमें अपवादों से चौंकाती है। जैसे प्लैटिपस, ये एक स्तनधारी है, इसके शरीर पर बाल हैं, ये दूध भी पिलाता है, लेकिन ये अंडे देता है। प्लैटिपस विकास की कहानी का एक जीता जागता पन्ना है। वो हमें उस दौर की झलक दिखाता है जब सरीसृपों से स्तनधारी विकसित हो रहे थे। उसमें दोनों समूहों के लक्षण हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विकास कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। ये एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया है। तो एक साधारण सी लचीली रॉड से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी, जबड़े, जमीन पर कदम, हवा में उड़ान और फिर अपने बच्चों को दूध पिलाने तक, ये वाकई विकास का एक शानदार सफर रहा है। कुछ बहुत ही बुनियादी शारीरिक योजनाओं ने कैसे धरती पर इतनी विविधता को जन्म दिया। बिल्कुल, ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे लाखों सालों में पर्यावरण के दबाव में जीवन खुद को ढालता है और सफल होने के नए नए रास्ते खोजता है। हर वर्ग ने एक पहेली को सुलझाया। शार्क ने लगातार तैरकर, मेंढक ने दोहरी जिंदगी जीकर, पक्षियों ने आसमान पर कब्जा करके, और स्तनधारियों ने लगभग हर माहौल में खुद को ढालकर। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। स्रोत में बताया गया है कि स्तनधारियों के जबड़ों में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, काटने के लिए, फाड़ने के लिए और पीसने के लिए। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक विशेषता ने, यानी भोजन के अनुसार दांतों को विशेष रूप देने की क्षमता ने स्तनधारियों को पृथ्वी के हर कोने में फैलने और आज दुनिया पर राज करने में कैसे मदद की होगी।